नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम क्लास 12 विषय हिंदी काव्य खंड का तीसरा चैप्टर बात सीधी थी पर, जो कुंवर नारायण जी ने लिखा हुआ है। इसका पहला वीडियो कुंवर नारायण जी का लिखा हुआ जो पहला टॉपिक था इस पाठ में कविता के बहाने, इसको हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और आज उसी का दूसरा टॉपिक जो आपके कोर्स में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, बात सीधी थी पर। चलिए इसको हम समझते हैं, इसकी व्याख्या को हम लोग समझें जानें। बात सीधी थी पर मतलब लेकिन क्या हो गया? बात तो सीधी थी, फिर क्या हुआ? तो यहाँ पर कवि समझाना चाहते हैं कुंवर नारायण जी कि कविता में कोई भी हम कविता लिखें, कोई भी काव्य की रचना करें, तो कविता में कथ्य के माध्यम से द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि भाषा हमें सहज रखनी चाहिए। कोई भी कविता करें, कुछ भी करें, हम कुछ भी लिखाई करें, ठीक है कि तो भाषा की सहजता पर हमें ध्यान देना चाहिए कथ्य लिखते समय, कोई भी कहानी लिखते समय, जिससे उसका हम पूरी तरीका से मतलब और अर्थ समझ लें। हर बात के लिए, कोई भी बात हमें कहनी है, हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। हर बात कहने के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं। ठीक वैसे ही, ठीक उसी प्रकार से ही हर पैंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। हर पैंच के लिए एक निश्चित खांचा, जैसे कोई कील लगी रहती है तो उस कील को हमें निकालने के लिए एक निश्चित पैंच की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि किसी भी पैंच से वो कील निकल आएगी, है कि नहीं। निश्चित खांचा होता है, उसके लिए हर पैंच अलग अलग होते हैं हर खांचे के लिए। उसी प्रकार से कोई भी बात हमें समझानी है तो उस बात को समझाने के लिए भी खास शब्द नियत होते हैं, निश्चित होते हैं। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे कि ये इसका पर्यायवाची हो सकता है, ये इसका पर्याय हो सकता है, उन शब्द के भी विशेष अर्थ होते हैं, अपने अपने उनके विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है। हम कवि हैं समझ लीजिए, और हमारी कविता अच्छी बन जाए, हमारी बात जो हम कहें वो समाज के लोग समझ जाएं, उसका अर्थ निकाल लें, सहजता से आसानी से उसको पढ़ लें, तो ऐसी कविता को बनाने के लिए, इस तरीका से अपनी बात समझाने के लिए, ठीक है ना, सही बात का सही शब्द से जुड़ना जरूरी होता है। जब ऐसा होता है, ऐसा अगर हो जाता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। आसानी से सही शब्दों का, सरल शब्दों का अगर हम चुनाव करते जाते हैं तो मेहनत की हमें जरूरत नहीं पड़ती, और वह सहूलियत के साथ काम भी हो जाता है। वो काम भी हमारा सहूलियत के साथ हो जाता है। तो चलिए अब इस पाठ को हम पढ़ते हैं जो कुंवर नारायण जी ने तीसरे चैप्टर में दूसरा टॉपिक कहा है, बात सीधी थी पर। ठीक, तो कवि कुंवर नारायण जी लिखते हैं, सुनिए अब ध्यान से। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे क्या काम हुआ, क्या घटना घटित हुई? इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि इसमें कवि क्या समझाना चाहता है, पहले इसको सुन लीजिए आप। कवि कहते हैं इसमें, इस कविता में जो बात सीधी थी यह है, इस पर साहित्यकारों पर कवि कुंवर नारायण जी ने थोड़ा सा व्यंग्य कर दिया है। कैसे कवियों पर व्यंग्य किया है? जो सिर्फ पांडित्य प्रदर्शन के लिए कि हम बड़े विद्वान हैं, कितनी अच्छी हमारी भाषा शैली है, सिर्फ जो साहित्यकार अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए साहित्य को इतना कठिन बना डालते हैं, साहित्य को बहुत कठिन बना देते हैं, ठीक है कि नहीं, कि साहित्य व्यक्ति से कट जाता है, व्यक्ति उसका अर्थ ही नहीं समझ पाता है।
इससे आम व्यक्ति की, जो साधारण व्यक्ति है, जो पाठक गण हैं, उनकी रुचि साहित्य से खत्म हो जाती है। जब वो चीज जो लिखी है साहित्यकार ने, वो जब समझ में ही नहीं आएगी तो क्या मतलब है फिर पढ़ने का। तो व्यक्तियों की रुचि समाप्त हो जाती है और वो अनचाहा ज्ञान जो सिर्फ पांडित्य बघारने के लिए कवियों ने लिख के रख दिया, विशेष भाषा शैली का उच्चारण करते हुए, प्रयोग करते हुए, वो सारा ज्ञान सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाता है, उसी के अंदर सिमट करके रह जाता है। तो यही बात कवि ने यहाँ पर व्यंग करते हुए, साहित्यकारों पर व्यंग करते हुए लिखी है। ऐसे साहित्यकार जो अपना सिर्फ पांडित्य बघारने के लिए कठिन भाषाओं का, कठिन शब्दों का जो चुनाव करते हैं और उनकी बनी हुई रचना, उनकी बनी हुई काव्य कविता लोग बागों के समझ में नहीं आती है, और वो सारा ज्ञान जो उन्होंने लिख के रख दिया सिर्फ किताब तक ही सीमित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे साहित्यकारों पर व्यंग किया है। तो सुनिए ध्यान से, कवि क्या कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि ने लिखा है कि आजकल के साहित्यकार सहज बात को भी, आसान बात को भी, जिस बात को वो साधारण शब्दों में समझा सकते थे, साधारण भाषा में कह सकते थे, तो सहज बात को भी इतने कठिन रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वह अपना मूल अर्थ खो देती है। मूल अर्थ खो देती है वो कविता। इस कविता में कुंवर नारायण जी कहते हैं कि बात सीधी थी पर, कि एक बार में क्या हुआ, एक बार मैं एक सीधी बात कहना चाहता था, बिल्कुल साधारण सी सीधी बात कहना चाहता था मैं। ठीक है ना, कुंवर नारायण जी स्वयं अपने बारे में ही उन्होंने कह दिया कि एक बार मैं किसी एक साधारण सी, सीधी साधी सी बात को कहना चाहता था, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो बिल्कुल सरल थी, सीधी थी, जिसको स्पष्ट करना चाहते थे कुंवर नारायण जी, लेकिन मैंने अपना पांडित्य बघारने के लिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, है कि नहीं, बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव कर लेता हूं, मेरी साहित्य शैली कितनी बढ़िया है, तो इस पांडित्य को, इस ज्ञान को बघारने के लिए मैंने क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर लिया। आसान शब्दों के चुनाव की जगह मैंने कठिन शब्दों का, कठिन साहित्य शैली का मैंने प्रयोग कर दिया। तो भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। जब मैंने कठिन शब्दों का चुनाव कर दिया, कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया, तो जो बात बिल्कुल साधारण अर्थ में जिसको हम समझा सकते थे, साधारण शब्द लेकर के जिसका अर्थ हम स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन अपना पांडित्य बघारने के लिए जब मैंने कठिन शब्द ले लिए, कठिन भाषा का प्रयोग कर दिया, तो वो जो साधारण सी बात थी वो जरा टेढ़ी हो गई, अब कठिन हो गई, क्लिष्ट बन गई वो भाषा। ठीक है कि नहीं। बात सीधी थी पर सीधी भाषा को मैंने, सीधी बात को कठिन शब्दों के चुनाव करके, कठिन भाषा का चुनाव करके उसको मैंने कठिन बना दिया, टेढ़ा बना दिया। अब जब मैंने टेढ़ा बना दिया तो मैंने स्वयं उसका अर्थ जब निकाला तो थोड़ा लगा कि हाँ कठिन हो गया है। अब मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा आसान बनाऊं, कौन सा शब्द मैं यहां से वहां कर दूं, किस शब्द को निकालूं, किस शब्द को जोड़ूं, लेकिन मेरी भाषा शैली वही रहे, क्लिष्ट शब्दों वाली, पांडित्य वाली भाषा शैली बनी रहे। तो मैंने क्या किया, उसे पाने की कोशिश में कि भाषा का सही तरीका से जो मैंने कविता बनाई, काव्य की रचना की, अब मैंने पांडित्य बघारने के लिए साधारण भाषा को मैंने कठिन शब्दों का चुनाव करते हुए, कठिन शब्दों का चुनाव करने के बाद उसको मैंने टेढ़ा बना दिया, कठिन बना दिया, क्लिष्ट बना दिया। अब उसे प्राप्त करने के लिए कि इसका सही से अर्थ निकल आए, तो मैंने क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा, मैंने कई शब्द इधर से आगे के पीछे किए, पीछे के आगे किए, है कि नहीं, भाषा को थोड़ी और पलट करके देखा, तोड़ा मरोड़ा, इधर के शब्द उधर ले गए, दूसरी भाषाओं का प्रयोग करने लगे, इस भाषा को छोड़ करके और भाषा के शब्दों को उसमें डालने लगे। तो भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, ठीक है ना, कई प्रकार का मैंने तोड़ मरोड़ किया उस भाषा में, उन शब्दों में घुमाया फिराया, कई प्रकार से शब्दों को आगे से पीछे मैंने घुमाया, यहां से वहां किया। ये मैंने किस लिए किया, क्योंकि मेरी बनी हुई कविता थोड़ी क्लिष्ट हो गई थी, कठिन हो गई थी,
भाषा के चक्कर में। मैंने कठिन भाषा और कठिन शब्दों को ले लिया इसलिए, ठीक है कि नहीं। फिर मैंने क्या कहा, मैंने सोचा कि मेरी भाषा कठिन बन गई है, तो कई शब्दों को मैंने इधर से उधर ले गया, भाषा को भी तोड़ा मरोड़ा, ठीक है ना। कई भाषाओं का प्रयोग किया, कई शब्दावली का और प्रयोग किया मैंने। ये प्रयोग मैंने इसलिए किया कि आगे लिख रहे हैं कवि कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए, या तो जो बात मैं कहना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो बात स्पष्ट हो जाए, समझ में आ जाए। इसलिए मैंने कई प्रकार के शब्दों को फिर जोड़ा, उन शब्दों को निकाल करके दूसरों शब्दों को जोड़ा, ठीक है कि नहीं। या तो वो भाषा जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे विचार हैं, वो समझ में आ जाए, मेरी बात बन जाए, स्पष्ट हो जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। या वो शब्द जो गलत शब्द चुन गए हैं, गलत शब्द डल गए हैं उसमें, भाषा में पिरो दिए गए हैं, या फिर भाषा से बाहर निकल आए, या जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए, या फिर वो बात बिल्कुल ही अलग हो जाए। इसलिए मैंने और कई भाषाओं का प्रयोग किया, कई शब्दों का चुनाव किया। लेकिन जब मैं ऐसे क्रियाकलाप कर रहा था, अन्य भाषाओं को पिरो रहा था, अन्य नए नए शब्दों को उस अपनी बात बनाने के लिए उसमें पिरो रहा था, तो क्या हुआ, लेकिन इसके साथ, इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा माने होती है कठिनाई से समझने योग्य। जब मैंने ऐसा कार्य किया तो इससे बात बनी नहीं, बात स्पष्ट नहीं हुई। जब मैंने अन्य भाषाओं को डाला, अन्य नए नए शब्दों को यहाँ वहां डाला, तोड़ा मरोड़ा, इधर के शब्द उधर, उधर के इधर किए, तो इससे बात बिल्कुल नहीं बनी। जबकि जो मैं स्पष्ट करना चाहता था वो बात और कठिन हो गई, अब और भी आसानी से वो नहीं समझी जा सकती थी, बहुत ही पेचीदा बात हो गई। अब समझ गए आप लोग कि ये सब क्यों हुआ। लोग बाग अपना पांडित्य, अपना ज्ञान समाज को दिखाने के लिए कि हम कितनी अच्छे शब्दों का चुनाव कर लेते हैं, कितने कठिन शब्दों का चुनाव कर देते हैं, कैसी क्लिष्ट भाषा को हम ले लेते हैं, ये पांडित्य, ये ज्ञान दिखाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा कविता या काव्य लिख के रखते हैं कि लोग बागों के समझ में नहीं आती है, बात और कठिन हो जाती है। तो यही लेखक के साथ हुआ था। लेखक ने भी ऐसा किया, जिससे बात उनकी कैसी हुई, निरर्थक हो गई, बेकार हो गई, कठिन हो गई अब उसको समझना, है कि नहीं। उसने कई प्रकार के शब्दों का और चुनाव किया, कई भाषाओं का प्रयोग किया, यहां से वहां घुमाया फिराया शब्दों को कि बात जो हम कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा करने से बात स्पष्ट तो नहीं हुई, बल्कि और कठिन हो गई, वो ना समझने योग्य हो गई, कि अब वो समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर से इसको एक बार सुन लीजिए, इसका पूरी की व्याख्या फिर से संक्षेप में आप सुन लीजिए। आजकल के जो साहित्यकार हैं, सहज बात को भी इतने कठिन रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वह अपना मूल अर्थ खो देती है। जैसे कवि ने किया, आपने पढ़ा अभी, पूरा मूल अर्थ कविता ने खो दिया कठिन शब्दों के चुनाव में, कठिन भाषा के चुनाव में, ठीक है कि नहीं। तो कुंवर नारायण जी ने क्या बताया इस टॉपिक में कि एक बार मैं एक सीधी बात कहना चाहता था, परंतु भाषीय फेर से, भाषा के फेर से, शब्दों के फेर से वो भाषा और कठिन हो गई। वो बात जो मैं कहना चाहता था वह बात और कठिन हो गई। उसका सही अर्थ प्राप्त करने के प्रयास में क्या किया, मैंने सही अर्थ निकाला है। इसके लिए मैंने काफी प्रयास किया, भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात बन जाए, लेकिन बात और भी मुश्किल हो गई। परंतु उसका अर्थ समझने में कवि असफल रहा, स्वयं कवि ही उसका अर्थ नहीं निकाल पाया। तो बताइए कि बाहर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसका अर्थ कैसे निकलेगा। तो यहां पर ये बताया है कवि ने। चलिए दूसरा टॉपिक सुन लें। अब कवि कहते हैं दूसरे टॉपिक में कि सारी मुश्किल को, जब बात कठिन हो गई, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। अब मुझे चाहिए क्या था कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, जो कठिनाई हो गई थी, है कि नहीं, जो कठिन शब्द, कठिन भाषा का मैंने चुनाव कर लिया था, अब मुझे अपने मन में वैसे धैर्य धारण करना चाहिए था और पेंच को खोल देना चाहिए था, उस कठिन भाषा को निकाल देना चाहिए था, कठिन शब्दों को निकाल देना चाहिए था, तभी तो बात बनती। लेकिन मैं उतावला था कि मेरी भाषा अच्छी है और इससे बस अर्थ निकला है। तो मैंने क्या किया, सारी मुश्किल को
धैर्य से समझे बिना, पेंच को खोलने के बजाय, मैंने पेंच खोला नहीं, उन शब्दों को अलग नहीं किया, उसे बेतरह कसता चला गया, कसता चला गया। कसा मैंने, तो मैंने क्या किया कि पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। मैं चाहता तो शब्दों को अलग कर देता, जो कठिन शब्द थे, सरल और आसान शब्दों का चुनाव कर लेता, लेकिन मैंने कठिन शब्द और कठिन भाषा को अलग नहीं किया, ठीक है कि नहीं, उसे कसता गया, जबरदस्ती उनको पिरोता गया, यहां के वहां बस शब्द घुमाते गए और पिरोते गए, तो उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, कि इस कठिन भाषा से, कठिन शब्दों के चुनाव से जो हमारी कविता बनेगी, तो मुझे स्पष्ट लग रहा था कि जब ये कविता बनके तैयार हो जाएगी और लोग बाग इसको पढ़ेंगे, तो सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरी शाबाशी होगी, मेरे गुणगान गाए जाएंगे और मेरी वाह वाह होगी, ठीक है कि नहीं, वाह वाह होगी। इसलिए मैंने कठिन शब्दों को छोड़ा नहीं, कठिन भाषा को छोड़ा नहीं, और मैं कसता चला गया जबरदस्ती। जैसे कोई कील दरवा ठोंक दी जाए, तो अगर कील नहीं ठोक रही है तो उसको पेंच लगा करके, उसको खोल करके उसको निकाल देना चाहिए, दूसरी जगह कील लगा देनी चाहिए, है कि नहीं, यह सही खांचे पर उसको फिट करना चाहिए, तब वो कील लगेगी। लेकिन जबरदस्ती अगर किसी स्थान पर तुम ठोंकते जाओ, वो नहीं लग रही है, सही खांचा उसका फिट नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या है, चूड़ी क्या होगी, स्लिप होने लगेंगी, मर जाएंगी चूड़ी। उसी प्रकार से मैं जबरदस्ती उसको वहीं कसता रहा, जबरदस्ती शब्दों का चुनाव करता रहा। मैंने साधारण और आसान शब्द और आसान भाषा का चुनाव नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा करके मुझे लग रहा था कि मैं कठिन शब्दों के द्वारा लिखूंगा, कठिन भाषा का प्रयोग करूंगा, तो मेरी तारीफ और वाह वाह होगी। और क्या कह रहे फिर लेखक, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार वो जो मैं समझ रहा था कि ऐसा नहीं कि मैं अर्थ निकालने में ही असफल हो जाऊं, जो कठिनाई मैं समझ रहा हूं ऐसी कठिनाई ना हो जाए, लेकिन हुआ वही जिस बात से मैं डर रहा था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। मैंने खूब जोर लगाया, कठिन शब्दों के चुनाव के कारण यहां वहां शब्दों को घुमा फिरा करके जब मैंने किया, तो इसमें से हुआ कुछ नहीं, लेकिन बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना, बात सारहीन हो जाना, अनस्पष्ट हो गई बात, बात समझ में ही नहीं आई, फिर चूड़ी ही मर गई, ठीक है कि नहीं। जैसे कील हमने जबरदस्ती ठोंक दें, उसकी चूड़ी समाप्त हो जाए अगर, तो फिर वो कील ठुकती नहीं है। ऐसे ही हमारी वो बात हो गई जिसको हम स्पष्ट करना चाहते थे, तो बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, बस भाषा में अस्पष्ट रूप से घूमने लगी। वो अर्थ, वो भाषा हमारी कैसी हो गई, अब सारहीन हो गई, बेकार हो गई। तो यही कवि ने कहा है, समझाना चाहा है। फिर से आप एक बार सुन लीजिए, यानी कि जो ये पंक्तियां जो अभी हमने बताई, इसमें कवि ने क्या बताया कि कवि स्वयं को भाषा जाल में घिरा हुआ देखता है, कि मैं भाषा के जाल में घिर गया हूं और एक तमाशा बन चुका हूं। अब तो समाज के लिए क्या बन गया हूं, तमाशा बन गया हूं। कवि भाषा के भाव को आजाद कराने का प्रयास कर रहा है, कि भाव आजाद हो जाए, भाव समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो फिर से जो हमने जो अभी बताया, एक बार और आप सुन लीजिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस करतब से मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, ठीक है ना। यानी कि कवि इस बात से परेशान है, सुन लीजिए, कवि इस बात से परेशान है कि वह जितना ज्यादा भाषा को सुलझाना चाहता है, जितना ज्यादा भाषा को सुलझाना चाहता है, वह उसमें उतना ही उलझता जाता है, वह उसमें उतना ही उलझता जा रहा है। वह भाषा के अर्थ स्वतंत्र कराने का प्रयास करता है, वह भाषा से अर्थ स्वतंत्र कराने का, कि अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ समझ में आने लगे, ये प्रयास में लगा हुआ है कवि। तो कवि को लगता है कि पेंच के लिए निश्चित खांचे में यदि पेंच सही ढंग से प्रवेश ना करे, तो उसे जबरदस्ती खोसना नहीं चाहिए। अब उसको समझ में आ गया कि पेंच अगर खांचे में सही से नहीं फिट बैठ रहा है,
तो उसको जबरदस्ती नहीं खोसना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यदि पैंच सही ढंग से प्रवेश न करे तो जबरदस्ती हमें नहीं करनी चाहिए। परंतु फिर भी वह प्रयास कर रहा है, यानी कि गलत शब्दों का चुनाव करके, गलत भाषा का चुनाव करके बार बार उसी भाषा और शब्दों से ही वो अर्थ निकालने का प्रयास कर रहा है, तो ये बात गलत है ना। उसकी इस घटनाक्रम को दर्शक देख रहे हैं, दर्शक लोग देख रहे हैं कितनी मेहनत कर रहा है कवि, और उसे इस प्रकार तन्मयता से जुटा हुआ देख करके, कितनी तल्लीनता से कवि लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है, कविता कर रहा है। ये कोई जानकार व्यक्ति है, ऐसा लगता है कि ये कोई जानकार व्यक्ति है। दर्शक बिना सच्चाई जाने बस बाहर से देख करके ही उसकी तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, लेखक कविता लिख रहा है, बहुत बढ़िया लेखक होगा, ये बहुत सुंदर सी कविता बनाएगा। और अंत में वो जोर जबरदस्ती करता रहा, कठिन शब्दों का ही चुनाव करता रहा, कठिन भाषा का ही चुनाव करता रहा, तो जिससे उसकी चूड़ियां खत्म हो गई, भाषा की चूड़ी ही समाप्त हो गई, अर्थात भाषा में उलझ करके उसकी सहजता खो गई, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिए बात की कसावट समाप्त होने पर उसका प्रभाव ही समाप्त हो गया। इसलिए आम व्यक्ति साहित्य से कटता जा रहा है आज के समय में। ठीक है ना? इसलिए कवि कहता है कि अगर हमें कोई भाव स्पष्ट करना है, कोई कविता करनी है, तो अपनी उस कविता में हमें अपने पांडित्य को, अपने विद्वानपन को, कि हम कितने बड़े विद्वान हैं, ये नहीं दिखाना चाहिए। सहज आसान भाषा का चुनाव करना चाहिए, सहज और आसान शब्दों का ही चुनाव करना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा बनी हुई कविता पाठकों को या पढ़ने वाले किसी को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए, उसका अर्थ वो निकाल ले। अब आगे चलिए, लास्ट टॉपिक और है। अंत में जब वो प्रयास करता रहा कवि, तो क्या किया? हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जैसे कोई होता है दीवार में कील गाड़ रहा है, पेंच सही से फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसको निकाल सकता था, वो निकाल सकता था, अलग कर देता। तो ये काम कवि भी कर सकता था कि वो शब्द अलग करके नए सहज और आसान शब्दों का चुनाव कर लेता, जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाता, सही से समझ में आ जाता। लेकिन कवि ने ऐसा नहीं किया। उसी तरीका से फिर क्या हुआ, जब बात स्पष्ट नहीं हुई तो जैसे कील उसी स्थान पर फिर वो ठोक देता है, कई बढ़ई कार्य करने वाले, ठीक है ना, तो उसी स्थान पर जैसे कील ठोक देता है, नहीं तो निकाल करके दूसरे स्थान पर ठोक सकते थे। तो जब चूड़ी समाप्त हो जाती है तो लोग बाग काम करने वाले कील को उसी जगह हथौड़े से ठोक देते हैं, गाड़ देते हैं। उसी प्रकार से जब मैं बात स्पष्ट करने में असमर्थ रहा तो मैंने क्या किया, हार कर मैंने कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जितनी बात लिख पाई, जो कुछ मैं लिखा, मैंने वही समाप्त कर दिया, छोड़ दिया। ऊपर से तो वो ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। ऊपर से तो मेरी कविता देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, है कि नहीं, ऊपर से तो ठीक ठाक, यानी कितने अच्छे शब्द हैं, कितनी अच्छी शब्दावली है, कितनी अच्छी भाषा का चुनाव किया है, कितने अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव किया है। तो ऊपर से तो मेरी भाषा कविता बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी, कोई सार नहीं था, उसका अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो रहा था जब कोई समझता था उसको। इसलिए अंदर से वो निस्सार थी, बेकार थी, सारहीन कविता हो गई थी। ऊपर से भले ही देखने में अच्छी लगती थी। आगे फिर क्या किया, बात ने, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बताओ 2-4 घंटे से मैं प्रयास कर रहा था कविता करने का, तो बात ने स्वयं फिर मुझसे कहा, कवि कह रहे कि बात ने स्वयं मुझसे कहा, जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, इतने समय से मुझे परेशान कर रही थी जैसे बच्चे खेल खेलते हैं। उसी प्रकार से शब्द और भाषा ने भी, इस कविता ने भी मेरे साथ खेला, मुझे परेशान किया, शरारत की मेरे साथ, अर्थ में स्पष्ट ही नहीं कर पाया। ठीक है कि नहीं, जैसे बच्चे शरारत करते हैं, उसी प्रकार से बात ने, जो शरारती बच्चे की भांति बहुत समय से मेरे साथ खेल रही थी, ठीक है कि नहीं, जब मैं थक गया, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया, मेरे मस्तक पर पसीना आ गया, तो मैंने रूमाल निकाला, अपना पसीना पोंछना शुरू किया। तो क्या लिखते हैं आगे कवि, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा उस बात ने, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। वो बात मुझसे स्वयं पूछती है, यानी कि मुझे अर्थ स्पष्ट हो गया कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। यानी कि बात क्या कहती है, जब मैं पसीना पोंछने लगा तो बात पूछती है कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना, अच्छे ढंग से, अच्छे अक्षरों का चुनाव करना, अच्छी भाषा का चुनाव करना, हे कवि, क्या तुमने नहीं सीखा। उसे स्वयं अपना आत्मज्ञान हो गया,
उदाहरण तो वो भाषा का लेता है कि भाषा पूछ रही, लेकिन भाषा कहीं पूछेगी। ये काम करते करते जब अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया कवि, तो उसे स्वयं ज्ञान हो गया। उसने ऐसा लिख दिया कि वो बात स्वयं मुझसे कह रही है। क्या तुमने सही शब्दों का चुनाव करना नहीं सीखा? सही भाषा को बरतना, सही शब्दों को सहूलियत से बरतना क्या तुमने अभी तक नहीं सीख पाया? तो ये कवि ने लिखा है। इसमें पूरा अर्थ है कि हमें ज्ञान नहीं बघारना है, पांडित्य नहीं दिखाना है। कोई कविता, कोई लेख लिखना है तो ये लिखते समय हमें आसान, सरल और सहज शब्दों का, जो बिल्कुल आसानी से पढ़ने वाले शब्द हों, ऐसे शब्दों का और ऐसी भाषा का ही चुनाव करना चाहिए जिससे सभी लोग उसका अच्छी तरह से अर्थ निकाल सकें। ठीक है ना? इसका अर्थ फिर से एक बार सुन लें। कवि कहता है कि जब भाषा से सही अर्थ पाने में वह असफल हो गया, तो उसने कील की भांति उस स्थान पर उसे हथौड़े से ठोंक दिया। यहां पर हथौड़ा काय का प्रतीक है? बल का, शक्ति का एवं प्रभाव का प्रतीक है हथौड़ा। भाषा की चूड़ियां पेंच की चूड़ी की तरह समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कसाव व बल को खो चुकी थी। कोई कसाव और बल नहीं था उस भाषा में। अर्थात भाषा में जब कवि ने मनचाहा अर्थ निकाल लिया, मनचाहा अर्थ निकाल लिया, तो वह अपना वास्तविक अर्थ खो बैठी। जो अर्थ होना चाहिए था वैसा अर्थ ही नहीं निकल पा रहा उसका। तो कवि द्वारा निकाला गया अर्थ कवि के सम्मुख एक बच्चे की भांति उसके साथ खेलता है, उस पर व्यंग्य करता है कि भाषा का प्रयोग यदि सहजता से तुमने किया होता तो अर्थ भी सहज ही प्राप्त हो जाता, सहजता से उसका अर्थ भी निकल आता। तो ये पाठ शायद आपको समझ में आ गया होगा। बात सीधी थी पर, यानी कि सही शब्दों का, सही भाषा का हमें चुनाव करना चाहिए। ठीक, चलिए अब इसके प्रश्न हम थोड़ा सा पूछ लें, एक आध दो आपसे। अगर पेपर में आपसे पूछ दिया जाए कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है, तो उत्तर में आप लोग लिख सकते हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना, अच्छी बात का या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, कि सही शब्द से सही बात जुड़ गई। और जब ऐसा होता है, सही शब्द से या सही बात से सही शब्द जुड़ जाते हैं, तो ऐसा होता है कि किसी दबाव या मेहनत की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। वह सहूलियत के साथ हो जाता है काम भी सहूलियत के साथ हो जाता है और बात अपना पूरा अर्थ समझा सकती है, यानी कि बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाती है। तो बात को हमें कैसे बरतना चाहिए? सहूलियत से बरतना चाहिए। चलिए दूसरा प्रश्न देख लें। बात और भाषा परस्पर जुड़े हुए हैं, बात और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। भाषा के चक्कर में सीधी साधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो कवि यहां पर स्पष्ट करना चाहता है कि बात और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी बात या कविता को कहने में अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, अतिरिक्त कई प्रकार के क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, जिससे छोटी सी बात विचित्र बन जाती है, अजीब बन जाती है। लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है, प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे हर पैंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। तो भाषा के चक्कर में पढ़ करके, अगर भाषा के चक्कर में, कठिन शब्दों के चक्कर में अगर हम पढ़ जाते हैं, तो इसमें पढ़ करके हम सरल सी बात की भाषा को, सरल सी बात को भाषा की क्लिष्टता में डुबा देते हैं, उसका सही से अर्थ निकालने में असमर्थ हो जाते हैं, जो कतई उचित नहीं है। ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। चलिए कुछ मुहावरों का अर्थ हम पूछते जो इसमें पूछे गए हैं। अगर पूछा जाए बात की चूड़ी मर जाना, बताइए इसका अर्थ क्या है? जैसे पेपर इसमें आया है पाठ में, बात की चूड़ी मर गई, तो बात की चूड़ी मर जाना इसका अर्थ क्या है? बात का प्रभावहीन ना होना, यानी कि बात प्रभावहीन नहीं रह गई, कोई प्रभाव बात का नहीं रह गया। तो बात की चूड़ी मर जाना अर्थात बात प्रभावहीन हो जाना। ठीक। दूसरा, बात की पैंच खोलना, बात की पैंच खोलना इसका मतलब क्या है? यानी कि पैंच खुल गया बात की, कोई पैंच अब ढीला हो गया, तो बात में कसावट का ना होना, कोई सार उस बात का ना निकलना। तो बात की पैंच खोलना का मतलब बात में कसावट
ना होना। तीसरा है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, इसका अर्थ आप लिख सकते हैं पाठ के हिसाब से कि बात का पकड़ में ना आना। जो अर्थ हम निकालना चाहते थे वो अर्थ ना निकलना, यानी कि बात का पकड़ में ना आना। अगला है पेंच को कील की तरह ठोंक देना। पेंच को उसी जगह ठोंक देना, यानी कि बात को सहज और स्पष्ट करना। बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बन जाना। बात अगर बन गई तो इसका मतलब क्या है, हमारा कथ्य और हमारी भाषा का सही सामंजस्य बन गया। तो ये कुछ मुहावरे भी इस पाठ के हो सकते हैं। तो ये पाठ आपका तीसरा आज समाप्त होता है, ठीक है ना। संभवतः ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसको बार बार पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत महसूस होती है तो इसको बराबर पूछते रहिए, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद।